आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, है ना। कि जो भी ये हार्मोन्स के आपने इफेक्ट्स या एक्शंस पढ़े हैं वो होता कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म कि जितने भी पेप्टाइड, प्रोटीनेसियस, ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होंगे उन सब का रिसेप्टर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा, सेल सरफेस पे इनका रिसेप्टर होगा। हार्मोन्स का केमिकल नेचर अलग अलग हो सकता है ना। दे कैन बी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, दे कैन बी पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टेरॉइडल, आयोडोथायरोनिन्स, ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो बेटा अगर कहीं पे इस्ट्राडियोल लिखा हो तो घबराना मत, ये क्या है, एक्चुअली में एक तरह का एस्ट्रोजन है। हार्मोन्स का केमिकल नेचर अलग अलग तरीके का है एंड डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर दे कैन आइदर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम टू दिस अमेजिंग पेन किलर सीरीज। और यहां पे आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, है ना। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारे हार्मोन्स और उनके बारे में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, क्या उनका एक्शन होता है, क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं, उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, हाइपर सिक्रीशन से क्या डिजीजेस होते हैं, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज मैकेनिज्म कि जो भी ये हार्मोन्स के आपने इफेक्ट्स या एक्शंस पढ़े हैं वो होता कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म जिससे कि ये हार्मोन्स आकर के टारगेट सेल पे या टारगेट टिश्यू के अंदर जो भी इफेक्ट है उसको करवा पाते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या है, ये आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, और साथ में करने वाले हैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, चलो तो फटाफट बात करते हैं बेटा। आज का हमारा गोल क्या है, टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अच्छा, हार्मोन एक्शन के साथ साथ हम लोग आज ये भी पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो किस नेचर के हैं, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, है ना। केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कि हार्मोन्स आखिरकार काम कैसे करते हैं। ओके, चलो लेट्स सी। देखो बेटा, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज by binding to specific proteins called hormone receptors which are located on the target tissues only। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, है ना। देखिएगा जरा, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा कि हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट्स on target tissues by binding to specific proteins। देखना बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी हम लोग डिकोड करते हुए चल रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इनको बेटा, हार्मोन रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स। लोकेटेड ऑन, कहां लोकेटेड है बेटा, देखिएगा एनसीईआरटी कितने प्यार से लिखी है, सारी चीजें कितने सही तरीके से लिखी है। लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यूज ओनली, समझ रहे हो, यहां पे ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है बेटा। मतलब क्या है कि जो हार्मोन है इसका इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट टिश्यूज पे ही मिलेगा, दूसरे ऑफ टारगेट इसका इफेक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हार्मोन काम ही करेगा जब ये अपने स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाए। समझ में आ रहा है, और ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है, टारगेट टिश्यूज पे। इसीलिए एक हार्मोन की एक्टिविटी सिर्फ उसके टारगेट टिश्यूज पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बात करूं एफएसएच, है ना, तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेटा, ये जाकर के आपके मसल पे अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाता, है ना। हार्ट पे इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, लीवर, किडनी, इन पे शो नहीं कर पाता। सिर्फ कहां कर पा रहा है बेटा, गैमेट्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि एफएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं, मतलब एफएसएच जो आपका हार्मोन है, ये जिस
प्रोटीन से बाइंड करता है, जिस स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करता है, जो इसका हार्मोन रिसेप्टर है, जिसको हम बोल देंगे एफएसएच रिसेप्टर, ठीक है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है? ऑन द गैमेट सेल्स। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, गैमेट सेल बोल रहा हूं, ऑन द गोनेड सेल्स, ठीक है। तो इसका टारगेट टिश्यू जो है उसी के पास ये हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, और इसीलिए हार्मोन की एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इसके टारगेट टिश्यू या टिश्यूज पर ही देखने को मिलेगा, और कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये ओनली जो एनसीईआरटी ने लिखा ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हार्मोन अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? बाई बाइंडिंग टू इट्स स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर, जो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है बेटा? ऑन दी टारगेट टिश्यूज। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी बिल्कुल डिकोड करिए बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि कहां पे ओनली है, नहीं है। स्टेटमेंट में अगर यहां से ओनली हट जाए तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर ओनली कब कहां रहना चाहिए, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। एक और चीज देखो बेटा, इस पूरे स्टेटमेंट में एक और खास चीज क्या है बेटा? एक और खास चीज है स्पेसिफिक, है ना। मतलब क्या है? हर हार्मोन का जो रिसेप्टर है, जो हार्मोन रिसेप्टर है, वो स्पेसिफिक होता है। मतलब एक तरह का जो हार्मोन रिसेप्टर है, ये अपने ही हार्मोन से सिर्फ बाइंड करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से कभी भी बाइंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा, है ना। थोड़ा नीचे के लाइंस में लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि ईच रिसेप्टर बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक हार्मोन ओनली। समझ में आ रहा है? यहां पे भी ओनली है, ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, या हम ये भी बोलते हैं कि हार्मोन भी स्पेसिफिक होते हैं, राइट। मतलब हम लोग बोल दें कि जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर हार्मोन। एनसीईआरटी ने सिर्फ स्पेसिफिक तक लिखा है। मतलब क्या है कि हार्मोन या जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं एक्चुअली में है क्या? दीज आर प्रोटीन, दीज आर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स। ओके, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, याद रखिए, जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, दीज आर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स। ये क्या बेटा? प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, और बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं ये। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहां मिलते हैं? तो दे कैन बी आइदर फाउंड ऑन द सेल सरफेस और इनसाइड द सेल, दोनों जगह में से कहीं भी मिल सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो हार्मोन रिसेप्टर हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, है ना। जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि सरफेस पे कैसे प्रेजेंट है? बिकॉज दे आर बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन, तो इसीलिए हमने इनको बोल दिया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और वो जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बहुत ही इजी सी बात है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं बेटा हार्मोन रिसेप्टर्स की, ध्यान रखिएगा, हार्मोन रिसेप्टर्स। अब देखो ये जो हार्मोन रिसेप्टर है बेटा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं ये। एक को हमने बोला है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, देखो जरा सा।
अब देखो नाम से ही क्लियर है ना कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, है ना। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, जैसा मैंने पहले भी बोला था, बायोलॉजी अगर विजुअलाइज कर लिया तो बेटा जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये कैसा दिखता होगा? देखो इधर, मान लो कि ये एक सेल का मेम्ब्रेन है ना। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये है इनसाइड, ये है आउटसाइड। ठीक है बेटा, ये लिपिड बाइलेयर से, ये लिपिड बाइलेयर है। तो इस पे जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा? कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये भी एक बस डिपिक्शन है। ये भी क्या है? बस एक डिपिक्शन है, दिखाने के लिए। एक्चुअली में प्रोटीन्स हैं जो कई बार इस मेम्ब्रेन को हो सकता है पास कर रहे हो, या एक बार ही पास कर रहे हो। इसकी वजह से होगा क्या? ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, इसका कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के बाहर होगा, कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के बीच में होगा, और कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो भी आपके रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पूरे मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं। इनका कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब ऊपर की तरफ, और कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के नीचे भी होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर में फंसा हुआ है, ये एक जगह पे फिक्स है। गॉट इट? सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं बेटा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको सही से दिख जाए। ये ऐसा है। ये पूरा स्पैन कर रहा है। गॉट इट? सो दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। समझ गया? बिल्कुल अब विजुअलाइज हो गया दिमाग में। चलिए अब देखो जरा सा, जब भी हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, मतलब ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा जब भी हम सेल के अंदर की बात करें ना, मतलब साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनेल के अंदर भी हो सकता है, सब तो इंट्रासेलुलर में ही आता है ना। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर भी कहां पे? इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, इनसाइड द सेल, हाइफन करके लिख लीजिएगा, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब मैं लिख दूं दैट इज, दैट इज, अरे मोस्टली such receptors are present in the nucleoplasm। ठीक है बेटा, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आप भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, हम गलती नहीं करेंगे, है ना। चलो, यानी कि अगर मैं दिखाऊं कि ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, मान लीजिए ये लिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दिया डबल। ठीक है, और यहां पे ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये बेटा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहां पे होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर को यहां पे भी मैं ब्लू से दिखा देता हूं। मान लीजिए कि दिस इज योर रिसेप्टर। ठीक है, ये इसका रिसेप्टर है। तो ये हो गया एक हार्मोन रिसेप्टर जो कहां प्रेजेंट है? इनसाइड द सेल। लेकिन इनसाइड द सेल में भी मोस्टली कहां? इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो मैं इसको मार्क करके लिख देता हूं। ये क्या है हमारा?
इंट्रा सेल्यूलर हार्मोन रिसेप्टर। और ये क्या है बेटा? दिस इज योर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या हार्मोन रिसेप्टर, आप जो लिख लो दोनों ही सही है। गॉट इट? यहां तक कोई समस्या नहीं है, राइट? अब बेटा सोचो, मैंने बोला कि एक हार्मोन के लिए इसका जो रिसेप्टर होगा वो स्पेसिफिक होगा, रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर इट्स हार्मोन, ठीक है? और मैंने बोल दिया कि दो तरह के हार्मोन रिसेप्टर हैं, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड है, दूसरा जो इंट्रासेल्युलर है, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि किस तरह के हार्मोन के लिए किस तरीके का रिसेप्टर होगा, है ना? ये डिपेंड करता है कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं कर सकते हैं। वो सारे हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, उनका रिसेप्टर कहां होगा? ऑन द सेल सरफेस। बात समझ में आ रही है? सरफेस बाउंड रिसेप्टर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे। लेकिन वो सारे हार्मोन्स जो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, उनका रिसेप्टर कहां होगा? इनसाइड द सेल, यानी कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि किस हार्मोन का रिसेप्टर कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा या इंट्रासेल्युलर होगा, ये डिपेंड करता है कि मेरा हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है। इजंट इट? यस, है ना? देखो, वो सारे हॉर्मोन्स जो कि बेटा हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं, ठीक है? या फिर ऐसा मैं बोल दूं, जो कि प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं या पेप्टाइड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो बेटा कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? वेयर एज जितने भी स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, है ना, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, है ना, ये सारे जितने भी बेटा मेरे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, या जो भी हमारे आयोडोथायरोनिन्स, मतलब थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं बेटा, आयोडोथायरोनिन T3 T4, ये जो होते हैं दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए इनके रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? इंट्रासेल्युलर। इस बात को लिख लें बेटा, ये बहुत क्रूशियल है, ये चीज बार बार आपसे पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और बहुत जरूरी है ना? अभी तो मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। देख लो बेटा, याद रख लीजिएगा, ऑल दोज हॉर्मोन्स दैट कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन लाइक, हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स, या हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटीनेसियस हॉर्मोन्स, या हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बात समझ में आ रही है? और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स, और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। इनके रिसेप्टर्स कैसे होते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, याद रखना। लेकिन जितने भी बेटा हमारे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, है ना, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लूं, लेकिन बेटा समझना, जितने भी स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स एंड आयोडोथायरोनिन्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में देखने वाले हम लोग, है ना, परेशान मत होना। आयोडोथायरोनिन्स, आयोडोथायरोनिन्स मतलब ब्रैकेट में लिख लेना T3 एंड T4 कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन
एंड हेंस हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कैसा होता है बेटा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात समझ में आ रही है? अब ये जो स्लाइड है ना, ये बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से काफी सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक जनरल ट्रेंड याद रखना है बेटा। बस दो तीन चीजें याद रखनी है कि जितने भी पेप्टाइड, प्रोटीनेशियस, ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स होंगे, उन सब का रिसेप्टर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा, सेल सरफेस पे इनका रिसेप्टर होगा। वेयर एज जितने भी बेटा मेरे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं या आयोडोथायरोनिन्स T3 T4, है ना, ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल। आयोडोथायरोनिन्स T3 T4 मतलब थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इनका रिसेप्टर कैसा होगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो ये बिल्कुल आपको ना बाय हार्ट हो जाना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यही कोर कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। यानी कि बेटा हमें यह भी जानना पड़ेगा कि कौन से हार्मोन का क्या केमिकल नेचर होता है, तभी हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को ठीक से समझ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं द केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, है ना, कि किस हार्मोन का कैसा केमिकल नेचर होता है, मतलब केमिकली वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, पेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, आयोडोथायरोनिन है, क्या है। ओके चलो फटाफट देखते हैं, केमिकल नेचर देख लेते हैं, है ना। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, देखो बेटा हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर अलग अलग हो सकता है ना। दे कैन बी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, दे कैन बी पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टेरॉइडल, आयोडोथायरोनिन्स, ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल नेचर क्या क्या हो सकता है देखना चालू करते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, सबसे पहले यहां पे हमने बोल दिया है केमिकल नेचर, एक टेबल बना रहे बेटा हम लोग यहां पे, है ना, और इधर ले लिया है हार्मोन। आइए चलो थोड़े लाइन खींच देते हैं। आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ऐसे हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जो अमाइनो एसिड से डिराइव किए गए हैं, मतलब मोस्टली ये अमाइनो एसिड जो होते हैं उन्हीं में थोड़े बहुत ग्रुप के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटा एड्रीनेलिन, है ना, देखिएगा ए एड्रीनेलिन, जिसको और हमने क्या बोला है? ईपीनेफ्रिन, इसी का दूसरा नाम आपने पढ़ा था ना बेटा, ईपीनेफ्रिन। या फिर हम लोग बात करते हैं बेटा नॉर एड्रीनेलिन, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? नॉर ईपीनेफ्रिन, ठीक है। ये जो दोनों हॉर्मोन्स है बेटा, ये टायरोसिन से डिराइव होते हैं, याद रख लीजिएगा, यहीं पे लिख रहा हूं, ये क्या होते हैं बेटा? टायरोसिन डेरिवेटिव, मतलब इनका प्रिकर्सर क्या होगा बेटा? टायरोसिन होगा, याद रखना। बात समझ में आ रही है? इन दोनों का प्रिकर्सर क्या है? टायरोसिन। ओके चलो एक और चीज देख लो बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं सी, मैं बात करूं मेलाटोनिन या सेरोटोनिन, ये भी हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, है ना। मेलाटोनिन या डी हम लोग बात करें बेटा सीरोटोनिन, these both are derived from tryptophan, tryptophan डेरिवेटिव आप लोग को मालूम है ना,
टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है? अमाइनो एसिड है। समझ गया? तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है? यस। कौन-कौन से हैं? आपने एग्जांपल देख लिया। चलो, नेक्स्ट टाइप हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज सेकंड आयोडोथायरोनिन्स। आयोडोथायरोनिन्स, है ना? बेसिकली हम बात कर रहे हैं T3 एंड T4। T3 एंड T4 ये आयोडोथायरोनिन्स है क्योंकि ये बनते हैं आयोडीनेशन से। किससे बनते हैं? आयोडीनेशन से। एग्जाम्पल इज T3 एंड T4, यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 that is your tetra iodothyronine। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? थायरोक्सिन। याद रखना बेटा, T3 एंड T4 ये जो होते हैं इनका प्रिकर्सर कौन होता है? याद रख लेना बेटा, इनका प्रिकर्सर इज टाइरोसिन अमाइनो एसिड। हाँ जी बेटा, टाइरोसिन अमाइनो एसिड जो है ये इनका प्रिकर्सर जरूर है, लेकिन हम इसको अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की जगह स्पेशल नाम दे रहे हैं आयोडोथायरोनिन, क्योंकि ये आयोडिनेशन ऑफ टाइरोसिन से बनते हैं। याद रहेगा, ये अलग कैटेगरी है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड कैटेगरी है ना, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड हार्मोन्स, है ना? पेप्टाइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। पेप्टाइड जिनका केमिकल नेचर क्या है? पेप्टाइड है। एग्जाम्पल देखते चलिए। तो पेप्टाइड्स लाइक इंसुलिन, है ना, या हम लोग बात करते हैं बेटा ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको आप बोलते हो वेजोप्रेसिन, है ना, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है बेटा, ये सब क्या है बेटा? पेप्टाइड, या फिर इसमें साथ में मैं प्रोटीनेशियस भी जोड़ देता हूं बेटा, है ना, पेप्टाइड एंड प्रोटीनेशियस, क्योंकि नेचर तो सबका लगभग सेम ही है ना बेटा, या प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन, है ना, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे हार्मोन्स हैं बेटा, दे आर आइदर पेप्टाइड्स और प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। देखो बहुत लंबी लिस्ट है ये। ठीक है, मैं बात कर लूं MSH, है ना, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर लूं, ठीक है, या फिर मैं बात कर लूं बेटा ACTH, ठीक है, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो ये सब TSH एटसेट्रा, ये सब क्या होता है बेटा? दिस ऑल आर प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स होते हैं। गॉट इट? याद रखना बेटा इन चीजों को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या करता है ना बेटा, क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि कौन से हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होगा या इंट्रासेलुलर होगा। वो करते क्या है, हार्मोन का नाम लिख देते हैं, है ना, पूछ देंगे कि जो इंसुलिन है इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, सेल सरफेस पे या सेल के अंदर। तो इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक कि इंसुलिन का केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर क्या है? प्रोटीन, मतलब पेप्टाइड है ना, तो प्रोटीनेशियस है, पेप्टाइड है, और पेप्टाइड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए इसका रिसेप्टर कहां होगा? ऑन द सेल सरफेस। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से वो जीएच के बारे में पूछ सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन या ऑक्सीटोसिन या पीटीएच, कैल्सिटोनिन, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ग्रेट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं दे आर पेप्टाइड्स और प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स। बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद दो कैटेगरी और बच रही है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। फोर्थ इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऐसे हॉर्मोन्स जो कि केमिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ओके, जो कि केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन वाले कौन कौन से हैं ये भी याद रखना जरूरी है बेटा। जैसे कि हम बात करते हैं टीएसएच। किसकी बात करें बेटा? टीएसएच यहां तो नहीं लिखा था ना मैंने, ओ यहां लिख दिया था बेटा। ये टीएसएच यहां पे नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, है ना। एसीटीएच एटसेट्रा, टीएसएच नहीं होगा। टीएसएच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। टीएसएच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। या फिर बेटा याद रखना एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच जिसको और हम क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ओके, यस। चलो लास्ट, द फिफ्थ कैटेगरी इज योर स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड्स या इसी को हम बोल दे रहे हैं स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? तो याद रख लीजिएगा, इसके अंदर आता है ऑल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सारे के सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब हम बात कर रहे हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स लाइक एल्डोस्टेरॉन। समझ लेना बेटा, चाहे जो भी हो ऑप्शन में, अब आप समझ लेंगे। एल्डोस्टेरॉन या फिर हम लोग बात करेंगे बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल, या हम बात करते हैं कॉर्टिसोन या कॉर्टिकोस्टेरॉन, या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। बात समझ में आ रही है? या फिर जितने भी हमारे सेक्स हॉर्मोन्स हैं। सेक्स हॉर्मोन्स आपको मालूम है दो तरह के होते हैं, एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस और ईस्ट्रोजेंस जो आप पढ़ते हो ना बेटा, ठीक है, एंड्रोजन का एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन या डीएचईए, डाईहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का एग्जाम्पल होता है बेटा इस्ट्राडियोल, है ना। तो बेटा अगर कहीं पे इस्ट्राडियोल लिखा हो तो घबराना मत, ये क्या है, एक्चुअली में एक तरह का इस्ट्रोजेन है। ठीक है, इस्ट्राडियोल। या फिर एक दूसरा और एग्जाम्पल है इस्ट्रियोल। इस्ट्रियोल भी क्या है, एक तरह का इस्ट्रोजन होता है। गॉट इट? हाँ जी बेटा। तो ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? स्टेरॉइडल हार्मोन में, है ना। अच्छा, ये ब्रैकेट यहीं तक रहेगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स तक। और थोड़ा सा मैं इधर साइड कर देता हूं इसको। ठीक है, और उसके बाद से कौन सा आ गया? सेक्स हॉर्मोन्स अलग से आते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी। तो ये सब किस में आते हैं बेटा? स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स में, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो केमिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कितने तरह के हॉर्मोन्स हो गए बेटा? जरा एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो, कुछ होते हैं जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, है ना। कुछ होते हैं जो कि आयोडोथायरोनिन्स होते हैं, T3 T4, थायरोक्सिन की बात करें हम लोग। कुछ पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस होते हैं। इनफैक्ट कुछ क्या बेटा, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस होते हैं। एंड फाइनली दो और बच गए, कुछ होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसमें आता है बेटा TSH, LH एंड FSH, है ना। एंड लास्टली होता है बेटा स्टेरॉइडल हार्मोन्स जिसमें आता है हमारा सारे के सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स।
मतलब एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। बात समझ में आ रही है? तो इतने तरह के हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। बात समझ में आ रही है? चलिए चलो यहां पे वापस मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं, फिर से दोबारा लिख रहा हूं बेटा, याद रख लीजिएगा, जितने भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स प्लस जितने भी क्या है बेटा, पेप्टाइड्स या प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स, प्लस जितने भी होते हैं बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स। इन सब का क्या होता है बेटा? इन सब का जो रिसेप्टर होता है वो होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है? लेकिन बेटा याद रख लीजिएगा, जितने भी हमारे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स प्लस आयोडोथायरोनिन्स, आयोडोथायरोनिन्स, इन सब का क्या होता है बेटा? इन सब का होता है इंट्रासेलुलर। मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इस चीज को बेटा, कभी भी भूलिएगा मत इस चीज को, क्योंकि इसी से सवाल पूछा जाता है। जो सवाल है उसका बेसिस यही होता है बेटा। ओके, चलो अब देखो तो कैसे होता है ये चीज हमें पता चल गया है ना, कि हार्मोन क्या करते हैं बेटा, आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, है ना, उसी रिसेप्टर को बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर दो तरह के हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, इंट्रासेलुलर। बात समझ में आ रही है? जो इंट्रासेलुलर है वो मोस्टली कहां प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर अलग अलग तरीके का है, एंड डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर दे कैन आइदर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी आयोडोथायरोनिन्स हैं या स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर में सॉल्युबल होते हैं और इसीलिए दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इसीलिए इनका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी बेटा अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स हैं, पेप्टाइड या प्रोटीन के हॉर्मोन्स हैं, या जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं, वो बेटा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, और इसीलिए इनका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है? ऑन द सेल सरफेस। यानी कि कैसा रिसेप्टर है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कौन सा हार्मोन किस केमिकल नेचर का है और इसके करस्पॉन्डिंग उसका कैसा रिसेप्टर होगा। अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल मैकेनिज्म काम करता है ना। तो आ जाओ देखना चालू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पे हम बात करें बेटा मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन एक्शन। ठीक है, जितने भी बेटा पेप्टाइड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा समझो, ये जितने भी हार्मोन्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। लिख दूं? तो जब ये क्रॉस नहीं कर सकते तो ये क्या करेंगे बेटा? दे विल हैव अ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, यानी कि दे विल बाइंड टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है एफएसएच का। एफएसएच क्या है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन है। बात समझ में आ रही है? एफएसएच क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ है? देखो जरा सा, इसका रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन दी, यहां देखो, ये रहा। ये है इसका रिसेप्टर बेटा, है ना। दिस इज द रिसेप्टर, क्लियर है। इस रिसेप्टर से आकर के बाइंड किया, रिसेप्टर का मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, वहां पे आकर के हार्मोन बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद, बाइंड करने की वजह से रिसेप्टर में थोड़ा सा चेंज आएगा, और इस चेंज की वजह से जो रिसेप्टर का पार्ट है इन द साइटोसोल, इन ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, उसमें भी कुछ चेंज होगा। दैट चेंज विल इंड्यूस अनदर चेंज। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं बेटा, है ना, जिसकी वजह से सर्टेन एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं,
एंड दैट रिजल्ट्स इन द फर्स्ट रेस्पॉन्स। और वो फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या है बेटा? वो फर्स्ट रेस्पॉन्स होता है जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। ठीक है बेटा, तो सेकंड मैसेंजर यहां पर जनरेट होता है। ये जो सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है, इट कैन बी, ये क्या हो सकता है बेटा, ये याद रख लीजिएगा, इट कैन बी साइक्लिक एएमपी, जिसको हम लिखते हैं ऐसे भी, CAMP, छोटा सी AMP, साइक्लिक के लिए स्मॉल सी, AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, CAMP हो सकता है, या फिर कैल्शियम हो सकता है, या फिर और इट कैन बी साइक्लिक GMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाँ जी बेटा, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये भी हो सकता है। या फिर इट कैन बी IP3, जिसको हम बोलते हैं इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। IP3 का मतलब क्या है बेटा? इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये एनसीईआरटी ने बेटा टेक्स्ट में लिखा है, डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो सेकंड मैसेंजर जो बनता है बेटा कोई एक ही सेकंड मैसेंजर बनेगा बेटा, कोई एक ही सेकंड मैसेंजर बनेगा, और हर हार्मोन के लिए कौन सा सेकंड मैसेंजर बनेगा ये स्पेसिफिक होता है, ये चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कि एक हार्मोन है X और उसका सेकंड मैसेंजर अगर CAMP बनना है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनना है, तो हर बार CAMP ही बनेगा। हो सकता है कि दूसरा कोई हार्मोन है, मान लीजिए FSH की जगह मैं किसी और की बात कर लूं, है ना, कोई इंसुलिन है या कोई और हार्मोन है, हो सकता है कि उसके केस में सेकंड मैसेंजर दूसरा बने, मे बी साइक्लिक GMP बने, या हो सकता है कि कैल्शियम हो, या हो सकता है कि बेटा आपका IP3 हो, इनोसिटॉल फॉस्फेट 3 हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सेकंड मैसेंजर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिक्स, है ना, वो चेंज नहीं होता। हार्मोन के लिए किस हार्मोन के केस में कौन सा सेकंड मैसेंजर बनेगा ये फिक्स होता है बेटा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो, सेकंड मैसेंजर बनेगा। जो सेकंड मैसेंजर होता है, अब ये जाकर के किसी दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है वो किसी तीसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, तो इसकी वजह से सेल के अंदर एक पूरा का पूरा कैस्केड चलने लगता है, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिसको हम बोल देते हैं बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है रेस्पॉन्सेज, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शन होने वाला है, तो मल्टीपल बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सेज। जैसे कि इन द केस ऑफ FSH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर आ रहा है, तो वो जाकर के बेटा बाइंड करता है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स पे, और उसका इफेक्ट क्या होता है? दैट विल इंड्यूस द ओवरऑल ओवेरियन ग्रोथ। तो ये इसका क्या है बेटा? ये इसका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, ये इसका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। कैसे मिल रहा है? by inducing many chemical reactions which will lead to proliferation of the ovarian cells। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से ओवेरियन सेल के अंदर बेटा जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो इनहेंस हो जाती है, सेल प्रोलिफरेशन इनहेंस हो जाता है, which will ultimately lead in the ovarian growth। बात समझ में आ रही है? यस, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है ये काम कैसे हो रहा है? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बेटा समझ लो, कि मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड या प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डिराइव्ड जो हार्मोन्स होते हैं, इस केस में होता क्या है? ये जो भी हार्मोन्स हैं पेप्टाइड, या हमने लिखा है बेटा प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या अमाइनो एसिड डिराइव्ड डेरिवेटिव हार्मोन्स। बेटा समझो, ये जो भी आपका हार्मोन है, दिस विल बाइंड विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। किससे बाइंड कर रहा है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो कि स्पेसिफिक होता है, और इसकी वजह से यहां पर क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। समझो बेटा, जब बाइंडिंग हो जाएगी तो क्या बनेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
याद रखना ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहां होगा? ऑन द सेल सरफेस। बात समझ में आ रही है? मैं लिख दूं ऑन सेल सरफेस। ठीक है, अब समझो, याद रखना बेटा, जब भी हार्मोन की हम बात करते हैं तो हार्मोन्स आर द प्राइमरी मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? मैं लिख देता हूं, हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर प्राइमरी मैसेंजर। ये प्राइमरी मैसेंजर है। अब प्राइमरी मैसेंजर खुद सेल के अंदर नहीं जा पा रहे, तो बेटा अपना इंफॉर्मेशन क्या करेगा? किसी को पास ऑन करेगा। समझ में आ रहा है? किसको पास ऑन करेगा? सेकंड मैसेंजर को। जिसको भी पास करेगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड मैसेंजर। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस विल लीड टू generation of second messenger that can be क्या हो सकता है बेटा? याद रख लीजिएगा, that can be cyclic AMP या फिर cyclic GMP या फिर क्या हो सकता है? इनोसिटोल फॉस्फेट 3 और इट कैन बी कैल्शियम प्लस प्लस कैल्शियम आयन। याद रख लीजिएगा बेटा, सोडियम और पोटाशियम कैन नॉट बी, या क्लोराइड, इवन क्लोराइड बेटा, है ना, और क्लोरीन, क्लोराइड आयन कैन नॉट बी सेकंड मैसेंजर। ये सेकंड मैसेंजर कभी नहीं हो सकते बेटा, कैन नॉट बी सेकंड मैसेंजर, हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा कि कैल्शियम एक आयन है, अगर वो सेकंड मैसेंजर हो सकता है तो सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी, क्लोरीन भी। ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? आयंस में सिर्फ कैल्शियम ही सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, और कोई आयन सेकंड मैसेंजर की तरह काम नहीं करता है। बिठा लेना दिमाग में, क्योंकि गलती नहीं करनी है हमें। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो ये जो चार चीजें मैंने आपको बोली है ना, बस ये ध्यान रखना। सेकंड मैसेंजर क्या हो सकता है बेटा? सेकंड मैसेंजर कैन बी CAMP, CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, या फिर इट कैन बी कैल्शियम प्लस प्लस, यानी कि कैल्शियम आयन। बात समझ में आ रही है? यस। तो क्या बन गया बेटा? सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर जो है, दैट विल लीड टू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, याद रख लीजिएगा। जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर क्या करता है बेटा? इंड्यूसेस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या मैं लिख दूं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ज्यादा बेटर होगा, है ना। अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज। बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज बेटा, तो इसकी वजह से बहुत सारे रेस्पॉन्सेज मिलेंगे, है ना। और इन बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज की वजह से अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है बेटा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिज्म क्या है, ये चीज क्लियर है बेटा, है ना। अब इससे सवाल जो है वो बेटा इसी तरीके से पूछा जाता है। क्या क्या कॉमन क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली। एक तो ये ग्राफ दे देता है और इसमें से इमेज लेबलिंग करवा ली जाती है आपसे, या फिर आपसे पूछेगा कि सेकंड मैसेंजर किस केस में बनेगा? उस केस में बनेगा, उस हार्मोन के केस में बनेगा जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करता है। उस हार्मोन के केस में बनेगा जो खुद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड मैसेंजर अगर CAMP, CGMP, IP3 या कैल्शियम है, तो प्राइमरी मैसेंजर कौन है? हार्मोन इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ जी। इन केस ऑफ सच हार्मोन्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? ऑन द सेल सरफेस, यानी कि आउटसाइड द सेल। मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं बेटा, दैट इज आउटसाइड सेल। कहां बन रहा है? आउटसाइड सेल, याद रखना। ठीक है बेटा, जैसे ही सेकंड मैसेंजर बनेगा, इट विल इंड्यूस अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज मिलेंगे, विच विल अल्टीमेटली लीड टू योर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये मैकेनिज्म है ऐसे हार्मोन एक्शन का।
जो हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, यानी कि पेप्टाइड, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। समझ गया? चलो, व्हाट अबाउट नेक्स्ट हार्मोन्स, यानी कि जो बचे हुए हार्मोन्स हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं आयोडोथायरोनिन्स या स्टेरॉयडल हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स दैट कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, जो भी हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयडल और आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स, जितने भी ऐसे हार्मोन्स हैं बेटा, ठीक है, दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या बेटा, मैं इसका मतलब लिख सकता हूं क्या, कि जो प्राइमरी मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन कैन इटसेल्फ गो इनसाइड द सेल। बात समझ में आ रही है? देयरफॉर यहां पे बेटा नो नीड ऑफ जेनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। बात समझ में आ रही है? तो यहां सेकंड मैसेंजर को बनाने की जरूरत ही नहीं है यार, यहां पे सेकंड मैसेंजर नहीं बनता है, यहां पे सेकंड मैसेंजर नहीं बनता है। ठीक है, नो नीड ऑफ जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर खुद सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे सेकंड मैसेंजर कभी भी नहीं बनता। ठीक है, मैं लिख दूं, सेकंड मैसेंजर नॉट जेनरेटेड। क्लियर बेटा? तो होता क्या है, जो भी मेरा हार्मोन है, प्राइमरी मैसेंजर है, ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाता है इनसाइड द सेल, है ना। और यहां पे हमने एग्जांपल लिया है ईस्ट्रोजन का, एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, है ना, ईस्ट्रोजन जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्रॉस करके यहां आ गया बेटा, समझो, मैं यहां बना देता हूं, ये यहां आ गया, यहां आ गया, अब साइटोप्लाज्म से होता हुआ सीधा कहां चला गया, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पर आ गया ये हार्मोन, ये क्या आ गया बेटा, हार्मोन विच इज प्राइमरी मैसेंजर। बेटा समझो, प्राइमरी मैसेंजर खुद अंदर आ चुका है, अब ये प्राइमरी मैसेंजर है और यहां पर ये है हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, ये ब्लैक वाला क्या बेटा, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर, ये क्या है, हार्मोन रिसेप्टर। अब हार्मोन प्लस हार्मोन रिसेप्टर दोनों मिल करके क्या बना दिए, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन कहां रहा है इस केस में, इंट्रासेल्युलर। कैसा बन रहा है, इंट्रा सेल्युलर। ठीक है बेटा, मतलब in case of steroidal hormones and iodothyronins, they easily cross the plasma membrane, they go inside the cell, and inside the cell they bind to their intracellular receptor to form hormone receptor complex, intracellular hormone receptor complex। ठीक है बेटा, लिख दें इस बात को, देख लीजिए, जितने भी हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं और आयोडोथायरोनिन है, ये क्या किया बेटा, क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाइंड्स टू देयर स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए बेटा, टू फॉर्म इंट्रासेलुलर, बेटा याद रख लीजिएगा, इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं HRC।
ठीक है। तो इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी या सेकेंड मैसेंजर का जनरेशन नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब जैसे ये बाइंड कर जाता है तो बाइंड करने के बाद करता क्या है, समझो बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, दे एक्ट एज सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मोस्टली, है ना। हमेशा ऐसा काम करे जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ये कैसे काम करते हैं, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये जाकर के बेटा सीधा बाइंड कर जाते हैं, समझो बेटा, ये जाकर के सीधा बाइंड कर जाते हैं टू दी डीएनए। किससे बाइंड कर रहे हैं बेटा, टू द जीनोम, यानी कि मैं लिख दूं डीएनए। डीएनए से बाइंड करते हैं और जो भी जीन है या जो क्रोमोसोम है इसके फंक्शन को ऑल्टर करते हैं, चेंज कर देते हैं बेटा, समझो। तो इस बात को लिख दूं मैं, चलो लिख देते हैं। तो जो भी ये इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर है ना, दे बाइंड्स या इंटरैक्ट्स विथ जीनोम, दैट इज डीएनए, directly and alters, यानी कि changes the gene expression और क्रोमोसोम फंक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा, क्रोमोसोम फंक्शन, समझो बेटा। अब ये एनसीईआरटी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो ये कर क्या रहे हैं बेटा, जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसकी वजह से सर्टेन जीन का एक्सप्रेशन लेवल चेंज हो जाएगा। मतलब अब इससे या तो कम या ज्यादा एमआरएनए बनेगा, मतलब इससे कम या ज्यादा प्रोटीन बनेगा। और जब बेटा कम या ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो उसकी वजह से या तो एंजाइम या बाकी जो सेलुलर फंक्शन है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई बेटा, चलो जी। तो यहां पे क्या हो गया, ऑल्टर जीन या क्रोमोसोम एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से होता है क्या बेटा, देयर इज चेंज इन एमआरएनए लेवल्स। बात समझ में आ रही है, एमआरएनए लेवल में चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, चेंज इन प्रोटीन लेवल। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ओवरऑल बायोकेमिकल जो रिएक्शन है उसमें भी चेंज आएगा, which will ultimately lead to physiological response. So this leads to physiological response. Physiological responses. बात समझ में आ रही है, हाँ जी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने बोला था ना, यहां पे याद रख लीजिएगा, स्टार करके लिख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर complexes are ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये क्या होते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। इस चीज को जरा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का ज्ञान है बेटा, है ना। ओके ठीक है, सिंस ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसलिए डायरेक्टली जाकर के बेटा डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है, और जहां पे भी जिस भी डीएनए के पार्ट से ये इंटरैक्ट करेगा उस करस्पॉन्डिंग जीन के एक्सप्रेशन लेवल को ये ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो प्रोटीन का लेवल है, उस स्पेसिफिक जीन के प्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। दैट विल रिजल्ट इन चेंज इन द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स व्हिच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है, यस। यही चीज बेटा एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में भी दिखाया है, जरा ध्यान से देखो। इन्होंने क्या दिखाया कि देखो जीनोम के साथ बाइंड किया ये, तो एमआरएनए के लेवल में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो प्रोटीन के लेवल में चेंज हो गया, और इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है बेटा, ईस्ट्रोजन जब आता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो एक एडल्ट फीमेल में उसका जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग होनी चालू होती है ना। प्रोलिफरेशन फेज के टाइम पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है,
और एस्ट्रोजन करता क्या, एंडोमेट्रियम को बनाता है, बिल्डअप करवाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हुआ क्या, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कौन सा टिश्यू ग्रोथ बेटा, एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोथ हो रहा है यहां पे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो एस्ट्रोजन आया, आकर के सीधा एंटर किया, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। वो जाकर के एक सर्टेन जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है, यूटेराइन का जो एंडोमेट्रियम है, उसके सेल्स जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करने लगते हैं, माइटोसिस होने लगता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है, विच इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेटा स्टेरॉयडल हार्मोन्स काम करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, है ना? चलो, तो अगर इतनी सारी चीजें हम लोग समझ गए, तो चलो फटाफट अब क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? क्वेश्चन टाइम। यस, चलिए लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखो मैंने बोला था ना, डायरेक्टली बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत बार पूछा गया है ना? ठीक भी है, चलो फटाफट देख लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे बोला है ए। अच्छा, ये डायग्राम देखते ही मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पर जो हार्मोन रिसेप्टर है वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है भाई मेरे। ठीक है, यानी कि ए क्या होगा बेटा, ये जो ए है, इट शुड बी एनी हार्मोन दैट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड या प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, उसमें ये एफएसएच है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एफएसएच हो सकता है। चलो, बी क्या है, बी या तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है या सिर्फ रिसेप्टर है, कुछ भी एक हो सकता है। रेस्पॉन्स 1 आ गया यहाँ पे, और रेस्पॉन्स 1 के बाद यहाँ पे सी लिखा है। सी क्या है बेटा, इट इज सेकंड मैसेंजर। ये तो फिक्स ही है, और सेकंड मैसेंजर क्या हो सकता है, सीएएमपी, सीजीएमपी, कैल्शियम या आईपी3, इनोसिटोल फॉस्फेट 3 या इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, एंड लास्टली यहाँ पे लिखा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो देखो अब ऑप्शंस देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर बन सकता है। ए, स्टेरॉयडल हार्मोन हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि स्टेरॉयडल हार्मोन सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो जहां पे भी स्टेरॉयडल है सबसे पहले काट दो। प्रोटीन हार्मोन हो सकता है, हाँ जी भाई हो सकता है। बी क्या है, बी इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हाँ हो सकता है ना? या बी को हार्मोन रिसेप्टर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इन्होंने बोला है बी क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये तो पहले से ही गलत था, तो इसको मैं क्यों देख रहा हूं, ये तो खत्म है। सी भी गलत है। कैन बी रिसेप्टर, यस इट कैन बी रिसेप्टर। सी कैन बी साइक्लिक एएमपी, हाँ भाई हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमें आंसर तो दिख गया है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। इन्होंने लिखा है बी सी ए एम पी, जो कि सेकंड मैसेंजर है। नहीं भाई ये नहीं हो सकता है। और सी को लिखा है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। लगा दें बी, हाँ जी भाई लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इमेज को ध्यान से याद रखा है तो आपको मालूम है कि इमेज में क्या दिया हुआ था, उससे भी आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन इट। ठीक है, अब ब्लैंक्स कहां कहां पे है, तो देख लो यहाँ पे ब्लैंक है ए, बाकी पढ़ते चलते हैं। हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एनसीईआरटी ने लिखा था। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, ए इज प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यूज ओनली। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ले ली गई है बेटा यहाँ पे, है ना? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स यूजुअली नीड बी रिसेप्टर, मतलब वाटर सॉल्युबल है तो ये क्या नीड करेगा बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर दैट जेनरेट्स सी, क्या बनाता है बेटा, सेकंड मैसेंजर for regulating cellular metabolism
सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डी, अच्छा सेलुलर मेटाबॉलिज्म फुल स्टॉप होना चाहिए था, डी सॉल्युबल हार्मोन्स, यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा लिपिड सॉल्युबल, है ना। लिपिड soluble hormones can pass through cell membrane. The hormone which interacts with E receptor, E क्या होगा बेटा यहाँ पे, इंट्रासेलुलर, intracellular receptor, and mostly regulate gene expression or chromosome function by interaction of hormone receptor complex with the genome. ठीक है बेटा, तो हमें समझ में आ गया है। तो ए क्या है हमारा, प्रोटीन, सही है, सही है, सही है, लिपिड गलत है ना। और हमने देखा था डी इज लिपिड, डी इज लिपिड, ठीक है। तो बेटा ये तो गड़बड़ी हो गया, बी तो सबसे पहले कट कर दो। बी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, गलत हो गया। सी क्या है बेटा, सेकंड मैसेंजर, हाँ यहां पे प्राइमरी है तो ये गलत हो गया, ये सही है। लो भाई आंसर तो मिल गया, लिपिड एंड देन इंट्रासेलुलर, करेक्ट आंसर इज ए। बात समझ में आ गई बेटा, कौन सा क्यों गलत है, क्लियर है, ठीक है बच्चा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है बेटा, ए, बिल्कुल एनसीईआरटी है बेटा। बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है कि जो भी बेटा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, पेप्टाइड हैं, प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये सब वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। जितने भी स्टेरॉइडल या आयोडोथायरोनिन्स हैं, ये क्या होते हैं बेटा, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल किससे बाइंड करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से। जो लिपिड सॉल्युबल है वो लिपिड बाइलेयर में सॉल्युबल होकर इजीली क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए ये बाइंड करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is incorrect with respect to the action of FSH hormone? ठीक है, अब देखो FSH कैसा हार्मोन है, FSH इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब इट इज वाटर सॉल्युबल, मतलब कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पे क्या होगा, सेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, है ना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटसाइड द सेल बनेगा। ये बात हमें समझ में आ रही है, मतलब बाइंड्स टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। समझ गया, चलिए इतनी चीज अगर हमें समझ में आ गई है तो अब ऑप्शन पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें आती हैं, है ना। इट इंटरैक्ट्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, करेक्ट है, एंड नॉर्मली डज नॉट एंटर द टारगेट सेल, सही बात है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो रहा है। इट जनरेट सेकंड मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम, ये भी सही बात है। इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम, नहीं, ऐसा कौन करता है बेटा, ऐसा करते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, स्टेरॉइडल या आयोडोथायरोनिन्स, ना कि एफएसएच। तो ये गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। डी भी देख लेते हैं ना मार्क करने से पहले। इट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स on the ovarian cell membrane and regulates physiological responses like ovarian growth, नहीं बेटा ये कौन करता है, ये करता है नहीं, ये तो सही है, FSH ही है ना, हाँ FSH binds to FSH receptor present on the ovarian cell membrane, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज सी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स, है ना, हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स की बात हो रही है ना। चलिए भाई, हार्मोन बाइंड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। बेटा सबसे पहले क्या होगा, हार्मोन विल बाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे होना चाहिए था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 होगा, यस। उसके बाद से क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर,
फोर्थ होगा, उसके बाद से क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि होना चाहिए 1432। 1432 है क्या कहीं पे, 1432 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट लेबलिंग आउट ऑफ 1 to 4 इन द गिवन बिलो डायग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इनकरेक्ट लेबलिंग को आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इनकरेक्ट को कर दो अंडरलाइन, ताकि आप गलती ना करो। ठीक है चलो, पहला क्या है, देखो यहां पर है ये ईस्ट्रोजन, यानी कि ये क्या होगा, यूटेराइन मेम्ब्रेन होगा बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है, ये क्या होगा, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट है ना। सेकंड क्या होगा बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दिस इज एचआरसी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज आरआरएनए, नहीं बेटा, थर्ड इज एमआरएनए, नॉट आरआरएनए, ये क्या होगा। और फोर्थ क्या होगा बेटा, दिस विल बी प्रोटीन दैट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यहां पे क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो चलो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसको मान लेते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि बेटा क्या क्या सही है, देखो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आरआरएनए गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था, एमआरएनए, तो आंसर क्या लगा देंगे, सी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से माइन्यूट चीजें भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये भी याद रखना है कि एफएसएच का जो रिसेप्टर है वो कहां पर दिखाया है, ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, और ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहां दिखाया है, ऑन द यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों चीजें भी आपसे पूछ ली जाती हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी of the hormones given in the box interact with plasma membrane bound receptors M and intracellular receptors I। चलो देखते हैं, है ना। तो देखो बेटा, बेसिकली आपको पता बताना क्या है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन वाटर सॉल्युबल है और कौन कौन लिपिड सॉल्युबल है। जो लिपिड सॉल्युबल है वो आई से बाइंड करेंगे, जो वाटर सॉल्युबल है वो एम से बाइंड करेंगे, है ना। देख लें, तो देखो एलएच किससे बाइंड करेगा, एम, एमएसएच किससे बाइंड करेगा, एम, इपिनेफ्रिन एम, आयोडोथायरोनिन आई, लिपिड सॉल्युबल है, समझ में आ रहा है। चलो कॉर्टिसोल स्टेरॉयडल हार्मोन है, आई, ग्लूकागॉन प्रोटीन है, एम, इस्ट्राडियोल क्या है बेटा, स्टेरॉयडल है, आई। तो कितना हो गया बेटा, एम का काउंट कितना है, 4, और आई का काउंट कितना है, 3, 1 2 3, बात समझ में आ रही है। तो M4 3I, गॉट इट, हाँ जी बच्चा। चलिए, तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान रखेंगे। यस, यानी कि आपको बाई एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि किस हार्मोन का क्या केमिकल नेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन अक्रॉस सेल इज थ्रू, किसके थ्रू होता है बेटा, है ना, ये सवाल है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड द कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट ऑन द डीएनए विदिन प्रमोटर डीएनए। लुक्स लाइक ये सही है, चलो आगे देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर गलत है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्टेरॉयडल हार्मोन की। ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, ये किससे बाइंड करता है बेटा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, है ना, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर का मतलब क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर ये भी गलत हो गया। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, दिस इज करेक्ट, एंड इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर यहां पे बनता है क्या, नहीं बनता है भाई, ये भी गलत हो गया, सेकंड मैसेंजर नहीं बनता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ए। अब देखो इस क्वेश्चन से ना आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे यहां पे हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट काम करता है। तो देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले जो भी मेरा स्टेरॉयडल हार्मोन है ना,
स्टेरॉइडल हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मैं डायरेक्टली लिख दूं HRC, स्टेरॉइडल HRC, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो बेटा बाइंड करता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से, है ना। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट मान लीजिए कि बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये जाकर के बाइंड करता है मेरे डीएनए से। अच्छा, डीएनए को मैं यहां पे ऐसे दिखा देता हूं। मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, और यहां पे है बेटा इसका प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर, यहां पर हो गया मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल जीन, और यहां पर हो गया टर्मिनेटर, ठीक है। तो अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, है ना। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट बेसिकली बेटा प्रमोटर का ही पार्ट होता है। इससे ये जाकर के यहां पे बाइंड करता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से, है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। ये जो है बेटा यहां पे जाके बाइंड करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करो बेटा। यहां पे मान लीजिए कि ये जो एरिया है इसको हम बोल रहे हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, है ना, इसको बोल रहे हैं दिस इज हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। तो जो प्रमोटर है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिससे कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है, उसी को बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट, है ना बेटा। थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, है ना। तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या है, इज द पार्ट ऑफ प्रमोटर टू विच HRC, या मैं लिख दूं स्टेरॉइडल HRC बेटा, क्योंकि स्टेरॉइडल HRC की बात हो रही है। स्टेरॉइडल हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स, बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहां बाइंड करता है एंड देन इट ऑल्टर्स द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर प्रमोटर पे बाइंड कर गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि या तो ये एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। आप बोलोगे सर घटा देगा, ये हमें समझ में आ रहा है, बढ़ाएगा कैसे? तो बेटा कई बार जब ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करता है ना, दे फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ जाता है। और कई बार दे कॉज हिंडरेंस, जिसकी वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है घट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज से आपको कुछ चीजें सीखना भी है कि ये क्या होता है। अगर कभी फ्यूचर में आ जाए हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या होता है, तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ प्रमोटर टू विच द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, ट्रू फॉल्स है ना। तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। Hormone receptors present on the membranous organelles of the target cells are called membrane bound receptor. Really? Membranous organelles? नहीं भाई, ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। ऑन द सेल सरफेस होता है, ना कि ऑन द ऑर्गेनेल सरफेस, क्योंकि ऑर्गेनेल तो सेल के अंदर है ना भाई, समझ रहे हो। जो आपका वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही नहीं जा सकता है, तो बेटा ऑर्गेनेल तक पहुंचेगा कैसे? तो ऑर्गेनेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे तो बाइंड ही नहीं कर सकता ना, दिस इज इम्पॉसिबल। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, समझो, ठीक है, सोचना है आपको। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ट्रू। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ट्रू। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific, true। तो false के बाद सब true 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 है। अरे ओके, हम्म, ये तो मामला बड़ा ही गड़बड़ है ना बेटा। यहां पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, है ना, रुक जाइएगा।
इसको हम लोग कर रहे हैं ट्रू बेटा, है ना, दिस शुड बी ट्रू। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ऑप्शन सेकंड बेटा सही होना चाहिए हमारा, है ना, यस बिल्कुल सही बात है, आंसर बी सेकंड होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सारे के सारे बेटा ट्रू हैं, है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, उसको मैंने सही कर दिया है। ओके चलिए बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये चीज एक और याद रखना बेटा, आंसर मिलाने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स कभी भी खराब मत करना, है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। ओके अच्छा उसके बाद से A2I, चलिए, which of the following is an example of a second messenger generated by hormone receptor interaction? Which of the following is an example of a second messenger? ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर इनमें से कौन सा है? डीएनए तो नहीं होता है ना, एमआरएनए भी नहीं होता है, सीएएमपी होता है, राइबोसोम्स भी नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरह के ना सवाल काफी पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना, ध्यान रखिएगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज टाइम भी है। इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन फॉर हार्मोन एक्शन, द टारगेट ऑर्गन विल क्या करेगा बेटा? कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन। बेटा देखो, अगर आपने रिसेप्टर मॉलिक्यूल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है ना, तो रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड बट इन अपोजिट वे, भाई कोई रेस्पॉन्स ही नहीं होगा, ऑपोजिट या कोई भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं होगा। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड विदाउट एनी डिफरेंस, नो, नॉट रिस्पॉन्ड टू हॉर्मोन्स, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, थोड़ा आसान सवाल है ये। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स? क्या होता है? they enter into the target cell and bind with a specific receptor and activate a specific gene to form protein। हाँ भाई ऐसा होता तो है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। दे बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन, नहीं भाई सेल मेम्ब्रेन पे तो ये बाइंड नहीं करेंगे। दे कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एएमपी, नो, नन ऑफ द अबव भी तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है बच्चा, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। A major difference in the mechanism of action between steroid and peptide है ये बेटा, है ना, peptide hormone is that, क्या है बेटा? Steroid hormone affects the synthesis of proteins whereas peptide hormones affect the activity of proteins already in the cell। चलो इसके बारे में देखते हैं, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। टारगेट सेल रिएक्ट मोर रैपिडली टू स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स देन दे डू टू पेप्टाइड हॉर्मोन्स, नहीं बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, इनफैक्ट पेप्टाइड हॉर्मोन्स का जो एक्शन है वो ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, यस, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बाइंड्स टू अ रिसेप्टर प्रोटीन whereas पेप्टाइड हॉर्मोन्स बाइंड टू जी प्रोटीन, नॉट ऑलवेज बेटा, है ना, ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं है कि हमेशा वो जी प्रोटीन से ही बाइंड करेंगे, नहीं बेटा, हो सकता है जी की जगह दूसरे प्रोटीन्स भी हो, है ना। हमेशा बेटा जो रिसेप्टर होते हैं वो जीपीसीआर ही नहीं होते, जी कपल्ड प्रोटीन से नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेरॉइड प्रोटीन्स अफेक्ट मेटाबॉलिज्म whereas peptide hormones affect membrane permeability, नहीं बेटा ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ए, है ना, स्टेरॉइड हार्मोन अफेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन whereas जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं वो पहले से जो बने हुए प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए। बात समझ में आ रही है? याद रखो, है ना, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, बिल्कुल विद इन द एनसीईआरटी रेंज है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टाटा बाय बाय। अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करो बेटा, एंड बायोलॉजी को रटो मत, समझने की कोशिश करो। ठीक है, बाय।